So hello everyone, this is Ayush Sharma and welcome back to our YouTube channel Let's Start Compete and I am selected through SSC CGL 2021। और जैसा कि आपको पता है कि हम SSC CGL 23 के जो 39 सेट्स कंप्लीट हुए हैं, जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे 39 शिफ्ट में, उसकी सीरीज़ हम चला रहे हैं, जिसकी सीरीज़ में आज आपकी जो है वो 6th क्लास होने वाली है, जिसमें हम 25 तारीख का एक सेट कर चुके हैं, 14 तारीख के पूरे सेट कंप्लीट कर चुके हैं और 17 तारीख को जो सेकंड डे में हुआ था उसके 2 सेट कंप्लीट कर चुके हैं और आज मैं थर्ड सेट करवा रहा हूँ जो आपका थर्ड शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, 17 तारीख को थर्ड शिफ्ट में, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो फटाफट पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट आ जाइए, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर देखिए एक थॉट लिखा हुआ है, क्या लिखा है? द सीक्रेट ऑफ योर फ्यूचर इज हिडन इन योर डेली रूटीन। हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ। जो आपका फ्यूचर है ना भाई, जो आपके फ्यूचर में जो भी कुछ होने वाला है ना, वो आपकी डेली रूटीन पर डिपेंड करता है। आप कल क्या बनने वाले हैं वो आपके आज की रूटीन पर डिपेंड करता है। किसी ने कहा ना कि भाई जो आज आप करेंगे ना वही कल आपको मिलेगा। यदि आप आज मेहनत कर रहे हैं तो इसका फल आपको कल जरूर मिलेगा। जो भी आप इस वक्त इस प्रेजेंट मोमेंट में कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको आगे जाकर जरूर देखने को मिलेगा। यदि आज आप टाइम पास कर रहे हैं ना तो कल जाकर टाइम पास का रिजल्ट भी आपको मिलेगा। यदि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं ना तो भाई कल को वही बात होगी कि शॉपकीपर मतलब किसी सब्जी वाले के पास जाओगे और फिर उससे बोलोगे भैया कि धनिया पुदीना फ्री में रख दो, है ना। तो यदि आज आप मेहनत कर लोगे ना तो वैसा काम नहीं करना पड़ेगा। और अपने बच्चों के लिए ना अप्सरा की पेंसिल लोगे और तुम नटराज की लोगे, नहीं तो लोकल पेंसिल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि आप वो समय नहीं देखना चाहते ना, यदि आप अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं ना, तो आज मेहनत करें। आपकी जो आज की मेहनत है ना, ये आपको कल रिजल्ट जरूर देने वाली है। ठीक है, तो चलिए फटाफट कनेक्ट हो जाइए। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, फटाफट कनेक्ट हो जाइए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अपना पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बेल आइकन को क्लिक कर दें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें भाई, और शेयर जरूर कर दें। जो भी बच्चे प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं वो इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट देख लें। जो SSC CGL 24 को टारगेट कर रहे हैं उनको इससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। फ्री में मैं पूरे सेट से 39 कवर करा रहा हूँ और इसके बाद मैं आपके लिए CHSL के सेट लाऊंगा और उसके बाद जो SSC GD में जो आपका हुआ एग्जाम SSC GD में वो भी लेकर आने वाला हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको, और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, चलिए तो हम शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या मतलब होता है रेडियस, एंड 60 सेंटीमीटर कोण, कोण मतलब होता है एंगल। देखो भैया, ये होता है सर्कल, सर्कल में ना ये सेंटर होता है, तो ये जो पूरा होता है ना 360 डिग्री होता है। क्या होता है? 360 डिग्री होता है। तो यदि आपको 360 डिग्री निकालना है तो वो जो निकलता है ना, वो कैसे निकलता है? 360 अगर निकालना है तो वो पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूले से निकलता है, पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूले से निकलता है। लेकिन यदि आप इसमें कुछ छोटा सा पार्ट निकालना चाहते हैं ना, तो वो पार्ट कैसे निकलेगा? पार्ट आपको देखो 60 डिग्री निकालने का बोला, 60 डिग्री कोण वाली एक वृत्त। तो यदि मैं 360 का एरिया ये होता है, तो यदि मुझे 60 डिग्री निकालना है तो मैं क्या बोलूँगा? पाई आर स्क्वायर का आपको 60 डिग्री निकालना कितने में से? 360 में से। ठीक है, तो ये 0 से 0 कटा 1 6। तो आपको क्या करना है? पाई आर स्क्वायर का आपको 6th पार्ट निकालना है, यही उसका एरिया होता है। तो यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? देखो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दी हुई है, तो यहाँ पर रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम इसमें पुट कर देंगे पाई इंटू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर और अपॉन में 6। और पाई कितना होता है हम सभी को पता है, जल्दी जल्दी बताएं पाई कितना होता है। तो आप बोलेंगे सर 22/7 इंटू 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? चलिए 2 3 ज़ा 6, 2 11 ज़ा, ये कितना हो जाएगा? 25, 11 ज़ा कितना होता है? तो आप बोलेंगे सर 275 और अपॉन में 21। 21 के टेबल में 1 टाइम में ये पूरा जाएगा, 21 1 21, कितना बचेगा? 6। 22 3 ज़ा पूरा जाएगा। देखो 13 पॉइंट की लाइन में एक ही आंसर है, तो हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप 2 मिनट के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, मैं 1 मिनट में आया। ठीक है, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, मैं अगला नेक्स्ट निकाल कर रख देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें, फटाफट इसको सॉल्व करें। सॉरी थोड़ा सा डिले होने के लिए। आई होप आपने सेकंड क्वेश्चन करा होगा।
चलिए देखें सेकंड क्वेश्चन देखें फटाफट, सभी लोग सेकंड क्वेश्चन देखें। ये डायरेक्ट फॉर्मूले से आया हुआ है आपका ये सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। क्या दिया है क्वेश्चन में कि a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या होगा। देखो एक फॉर्मूला बताता हूँ मैं, जो आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है, प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसा होता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर बोल रहा है कि ये निकालने का। तो देखिए मैं इस पूरे को उठाकर अगर मैं इधर ले आऊँगा इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, सब माइनस में आ जाएंगे इक्वल टू के, इधर साइन चेंज हो जाता है, और इक्वल टू में क्या बचा 2, और फिर मल्टीप्लाई में क्या बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्या बात समझ में आ गई? तो हमारा ये वाला आंसर है। आई होप समझ में आ गई होगी। अलजेब्रा के डायरेक्ट फॉर्मूले से आ रहे हैं, अपन 3-4 सेट 5 सेट देख चुके हैं जिनमें इस तरीके से डायरेक्ट आइडेंटिटी आ रही है, ठीक है। देखें अब 25 8 ज़ा 200, पाकिस्तान के बच्चे को भी पता होगा ये, तो 25 2 ज़ा 50 माइनस 50 तो कितना हो जाएगा -250, ठीक है। इजी क्वेश्चन थे। अगला, एक आदमी 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, ठीक है। एक आदमी की जो स्पीड है ना वो 14 किलोमीटर पर आवर है, 14 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 7 मिनट आराम करता है, और 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि 4 किलोमीटर की एक डिस्टेंस है, 4 किलोमीटर का एक डिस्टेंस है, और उसको आप कवर करते हो। मैं बोल रहा हूँ आप हर 1 किलोमीटर के बाद आराम करते हैं, हर 1 किलोमीटर के बाद आराम करते हैं। तो मैं बोलता हूँ आप 1 किलोमीटर चले यहाँ पर और आपने यहाँ आराम किया, फिर आप 1 किलोमीटर चले फिर आपने यहाँ आराम किया, फिर 1 किलोमीटर चले फिर आपने आराम किया, फिर 1 किलोमीटर चले फिर आपने आराम किया। मुझे एक बात बताएं, आप कितनी बार आराम करेंगे? तो भैया ध्यान से ज़रा सुनिएगा, यहाँ पर बहुत मिस्टेक होती है बच्चों से। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप देखिए 4 किलोमीटर में आप 1 किलोमीटर गए, आपने यहाँ पर आराम किया, फिर 1 किलोमीटर गए आपने यहाँ आराम किया, तो 2 बार कर लिया। फिर 1 किलोमीटर गए आपने यहाँ आराम किया, 3 बार कर लिया। फिर 1 किलोमीटर जाने के बाद तो आप आपके डेस्टिनेशन पर ही पहुँच गए ना, जहाँ जाना था। अब वहाँ तो आप आराम परमानेंट करेंगे, तो ये वाला आराम आपका काउंट नहीं किया जाएगा ना। तो आपने कितने आराम किए? तो आप बोलेंगे सर 3 आराम किए। तो जब 4 किलोमीटर गया था तो जितने बार मैं रुक रहा था, 4 किलोमीटर था, 1-1 किलोमीटर, तो मैं 3 बार आराम कर रहा हूँ। अब मान लो मैं बोलता हूँ कि 5 किलोमीटर का होता रूट, और हर 1 किलोमीटर के बाद तो आप कितने बार रुकते? तो आप बोलेंगे सर 4 बार, क्योंकि 5वीं बार आराम तो मैं वहीं करता। तो जब 5 किलोमीटर का तो मैं कितनी बार आराम करूंगा? 4 बार आराम करूंगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि हर 7 मिनट में वह आराम करता है। तो एक बात बताओ मुझे, 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और 7 किलोमीटर की दूरी उसको तय करना है, और वो बोल रहा है कि वह प्रत्येक किलोमीटर के बाद 7 मिनट आराम करता है। तो अगर 7 किलोमीटर की दूरी है, अगर 7 किलोमीटर की दूरी है और हर किलोमीटर के बाद आराम कर रहा है, तो वो कितने आराम करेगा? 6 आराम करेगा। और हर आराम कितने मिनट का करेगा? 7 मिनट का करेगा। तो उसने आराम में हराम कितने कर दिए सर? 42 मिनट उसने कितने कर दिए? 42 मिनट उसने हराम कर दिए, खराब कर दिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये आराम का तो टाइम जाने ही दो, मैं बोल रहा हूँ 14 की स्पीड से चल रहा है, तो वो बोल रहा है कि भैया 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है सर, 14 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये होता है कि हर 1 घंटे में 14 किलोमीटर चलेगा। तो उसको तो 7 ही किलोमीटर चलना है ना, तो 7 किलोमीटर कितनी देर में चल देगा? तो आप बोलेंगे सर 30 मिनट में, आधा घंटे में चल देगा 30 मिनट में। अच्छा 30 मिनट में तो ये चल देगा और बाकी 42 मिनट आराम करा, तो उसको टोटल कितना समय लगेगा? तो आप चीख मारकर बोल रहे होंगे कि सर उसको टोटल 72 मिनट लगा होगा। और 72 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 घंटे 12 मिनट, 1 घंटे 12 मिनट होता है, 1 घंटे 12 मिनट। अच्छा 1 घंटे 12 मिनट का मतलब क्या बोल सकते हैं आप? तो आप बोलेंगे सर 1 घंटे तो ठीक है, 12 मिनट जो है ना उसको मैं आर में बदलूंगा, तो कितना हो जाएगा? 60 से डिवाइड करके 1/5, तो 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, कोई इतना टफ नहीं था। ये देखें आप क्वेश्चन, निम्नलिखित 6 तालिका में अलग अलग दौरान, ठीक है ये तो कोई मतलब नहीं पढ़ने से। वर्ष 2014 और 2012 में, 2014 और 2012 में नौकरी पाने वाले छात्रों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करिए। तो भैया इसमें कुछ नहीं करना है, इसके लिए कोई बड़ा कोई रूल होने वाला नहीं है कि मैं यहाँ पर कुछ फॉर्मूला रटाऊंगा या कुछ, डायरेक्ट आपको ऐड करना है। चलिए करते हैं, पॉइंट को ऐड करते हैं पहले। 6 और 8, 14 और 4, 18 और 9, 27 और 8, तो 35 का 5 आ जाएगा, 3 कैरी जाएगा। पॉइंट तो चल ही रहा है, एक के पहले कैरी गया तो वो आम बनेगा क्या? तो ये 3 कैरी यहाँ मान लो। 9 और 3 12 में 14 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 26 में 10 जोड़ा 36 में 9 जोड़ा तो 36 में 9 जोड़ेगा तो 45
45 में 12 जोड़ा 47, 57 हो जाएगा। तो कितना आ गया ये 57.5 आ गया। चलिए अब 14 में देखिए 3 + 4 7, 7 + 4 11, 11 और 8 19, 19 और 8 27 का 7, फिर 2 कैरी गया, 7 और 2 9, 11 20, 20 और 13 33, 33 और 3 33 और 3 36, 46, 46 में 19 जोड़ना है, मैं बोलता हूँ 20 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 66, एक घटा दो 65। क्या बात समझ में आ गई? बस इनको माइनस करना है, तो बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा यहाँ पर, और ये कितना आ जाएगा 8, तो 8.2। लेकिन वो बोल रहा है हज़ार में, देखो हज़ार में, तो कुछ नहीं सर 8.2 को 1000 से गुना करेंगे तो 8200, 8200 आपका आंसर आ जाएगा, 8200 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आ गया होगा भाई समझ में। ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यदि आपको इसी प्रकार की वीडियोस देखना है तो, ठीक है। और पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को तो दबा ही देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। फटाफट 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराओ भाई, है ना, पानी नहीं पीऊँगा नहीं तो मैं, ठीक है। देखें फटाक से 10x की वैल्यू निकालना है। मैं इसका सबसे शॉर्ट तरीका बताता हूँ, तीसरे चतुर्थांश उसको समझ लो। देखो भैया ध्यान से देखना, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इसको पहला क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको दूसरा क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको तीसरा क्वाड्रेंट बोलते हैं और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा ये 4 क्वाड्रेंट तो हो गए। 4 क्वाड्रेंट के बाद एक बात और समझना, यहाँ पर साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक, यहाँ सेक और साइन, यहाँ पर कॉस, और यहाँ पर टेन और कॉट, और यहाँ पर लिखो ऑल। भैया इस क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, इसमें कॉसेक और साइन पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, इसमें सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो सर हमको थर्ड क्वाड्रेंट का बोला, थर्ड क्वाड्रेंट ये है, तो उसमें 10 की बात चल रही है, देखो 10x निकालने का बोल रहा है, तो 10x यहाँ पर पक्का पॉजिटिव होगा, तो आंसर हमारा पॉजिटिव में आएगा, इस बात को गांठ बांध लो, ठीक है। चलिए अब यहाँ आ जाओ। अब जैसा कि आपको पता है कि कॉस थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। कहाँ से पता है हमको सर? हमने पढ़ा है पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसा याद करते थे अपन, है ना। तो इस तरीके से आपको याद होगा, है ना, पीबीपी एचएचबी। तो सर यहाँ पर कॉस होगा ये, लेकिन यहाँ पर वैल्यू क्या दी हुई है -1/2, माइनस को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो। तो अगर मैं ये ट्राइंगल बनाऊँ तो इसमें बेस कितना हो जाएगा 1, ये 2, तो ये हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से √3, ठीक है। हमको निकालना है 10 60 डिग्री, सॉरी 10x निकालना है। 10x क्या होगा? 10 हमेशा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना है √3, बेस कितना है 1, तो सर यहाँ पर √3 आ जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो प्लस का √3 एक ही आंसर है। क्या बात समझ में आ गई? इसका इससे अच्छा इजी क्वेश्चन कहीं नहीं हो सकता, इजी सॉल्यूशन कहीं नहीं हो सकता, ठीक है। 15% की छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन को 29,750 में बेचा, यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार इस पर 12% लाभ कमाता, तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। मैं चॉकलेट कंसेप्ट बताता हूँ भाई, चॉकलेट कंसेप्ट मैंने पढ़ाया हुआ, मेरी परसेंटेज की क्लास देखकर आना। चॉकलेट कंसेप्ट आप गूगल पर मत करना, कुछ और ही आ जाएगा, ठीक है। चॉकलेट कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने मेरी क्लास में बनाया है। चॉकलेट कंसेप्ट, विमल कंसेप्ट, इस तरीके कंसेप्ट मैं पढ़ाता हूँ क्लास में, ठीक है। तो आप देख कर आएँ वो कंसेप्ट, मेरी वीडियोज़ डली हुई हैं परसेंटेज की, ठीक है। देखें मैं बोलता हूँ कि 29,750 में बेचा, कब बेचा? एक स्टेप में करेंगे इस क्वेश्चन को अपन। कब बेचा 29,750 में? जब 15% की छूट दी। मतलब ये किसके बराबर है? जिसके बराबर उसको नीचे लेगा, 85% के बराबर है। और निकालना हमने 100% यदि निकाल दिया तो ये क्या बन गया? तो आप बोलेंगे सर ये MP बन गया, मार्क्ड प्राइस बन गया, हम मार्क प्राइस पे आ गए। अब बोल रहा है कि यदि दुकानदार कोई छूट नहीं देता, तो कोई छूट नहीं देता तो ये मार्क प्राइस बन गई। 12% का लाभ होता, मतलब ये जो है ना ये 12% के बराबर है, 12% का लाभ है हो रहा है यहाँ पर, मतलब ये 112% की कीमत है। तो यदि ओरिजिनल वैल्यू निकालना तो 100% की वैल्यू निकाल दो, बस इसको सॉल्व करना है आपको, बस इतने से इतना सा सॉल्व करना और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। इसका एक और तरीका बता दूंगा, डोंट वरी। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 17 से पूरा काट देते हैं। 17, 17 एकम 17, कितना बचा? 12, 127। अच्छा 17 के टेबल में 119 7 बार में आता है, तो 7 बार में 119 आ गया, तो कितना बचा? 8, 5 बार में 85, 1 0, ठीक है। चलिए अब इधर देख लेते हैं कितने बार में कट रहा है। 5 4 ज़ा 20, नहीं 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, 4 8 ज़ा 32, 28 बार में काट दिया। मैं थोड़ा सा टफ काट रहा हूँ इसको, इतना कोई काटने की जरूरत थी नहीं, ठीक है। और काट दो, 4 7 ज़ा 28,
425 ज़ा, कुछ ज़्यादा ही टफ काट दिया मैंने। 7 2 ज़ा 14, 7 5 ज़ा 35, 0, 25 पंजे 125, 125 25 जा तो कितना हो जाएगा 3125 और एक जीरो चल रहा है। यह है आंसर है आपका। ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके से समझ लो, जिनको नहीं आया समझ में, कैलकुलेशन करना था थोड़ा सा यहाँ पर। हर चीज़ मैंने मान लिया कि भैया एमपी किसी चीज़ की 100 है, पहले मैंने एमपी माना, तो 15% की छूट दे रहा है, तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी सर, 85 हो जाएगी। और वो बोल रहा है कितनी हो रही है, 29,750, तो 85% की वैल्यू कितनी आ गई, 29,750। तो एक की निकालते हैं, एक की कितनी आ जाएगी, डिवाइड करो। तो यहाँ पर मैं 8 दिया 24, 8 4 3 बार में ही कटेगा, 8 3 ज़ा 24, तो 8 3 ज़ा 24, 80 दिया 240, या फिर आप इसको छोटा करके 17 से भी काट सकते हैं। कैसे काटेंगे सर, 17 पंजे 85, 17 एकम 17, कितना बचा 12, 17 के टेबल में 119 7 बार में जाएगा, वो 5 बार में और 0, 5 की वैल्यू इतनी, तो 100 की वैल्यू निकालना, तो मैं 20 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 0 0 5 17 0 0 आ गया, 2 5 ज़ा 10 का 0, 1 या 214 प्लस 51 203, ये आ गया भैया। हमको निकालना क्या है कि सर 12% का लाभ होता, ये तो सर ठीक है, ये है, वो बोल रहा 12% का लाभ होता यदि इतने में बेचता, मतलब ये कितने की कीमत है, 112 की कीमत है, और निकालना कितने की है, 100 की निकालना, यदि सीपी निकालना है तो। ठीक है, तो इसको भी काट देंगे अपन, कितने से कटेगा, 7 1 ज़ा 7, 7 6 ज़ा 42, 7 5 ज़ा 35। ठीक है, और ये पूरा कट जाएगा, 5 लाख आ रहा है, 5 लाख बटे में 16, 16 तिया 48, 2 यहाँ, 16 एकम 16, 4 यहाँ, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80 और 0, 31,250, ये आ गया आंसर। ठीक है, मल्टीपल से ये क्वेश्चन नहीं चेक हो पाएगा, तो ऐसा नहीं सोचना। अगला क्वेश्चन देखें, एक मेज 3000 में खरीदी गई और उसे 3200 में बेचा गया, धन पे लाभ या हानि ज्ञात करें। ध्यान से देखिए भैया सभी लोग इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन टफेस्ट क्वेश्चन है, टफेस्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड का, मैं बोलता हूँ वर्ल्ड का। जब हमारे जो ओबामा जी थे ना, जब वो प्रेसिडेंट बन रहे थे, तब उनसे भी ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया था। आप देखें एसएससी को शर्म नहीं आ रही है, इतने कठिन क्वेश्चन अपने बालक हमसे पूछेगा, क्या होगा यार, ऐसे में क्या हो जाएगा बताओ, 3000 की चीज़ को 3200 में बेच रहा है, ओ माय गॉड, 200 रुपये का प्रॉफिट, इतना टफ क्वेश्चन, इसको शर्म नहीं आती एसएससी को यार। मतलब कई बार तो एसएससी ना इस तरीके क्वेश्चन क्रिएट कर देते हैं कि समझ ही नहीं आता। देखो 200 रुपये का लाभ हो रहा है, कितना हाइप क्रिएट कर दिया कि 3000 रुपये की चीज़ को 3200 में बेचा। तो ऐसे टफ क्वेश्चन पढ़ के जाएं भैया, है ना। यदि आप प्रेसिडेंट बनना चाहते तो ये टफ क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे आपके एग्जाम में, कुछ भी दे देता है एसएससी, मतलब कुछ भी। एक व्यक्ति ने पहले वर्ष में 5% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर ऋण लिया और दूसरे वर्ष से आगे के प्रत्येक वर्ष 0.5% साधारण ब्याज की वृद्धि की जाती है। पहले वर्ष तो 5% लगा, प्लस अगले वर्ष 5.5% लगेगा, प्लस अगले वर्ष फिर आधा परसेंट बढ़ेगा तो 6%, फिर अगले वर्ष 6.5%। अच्छा, इन सबको जोड़ा तो कितना हो रहा है टोटल, 23% हो रहा है, 23% ब्याज मिल रहा है। और वो कितना बोल रहा है टोटल, 4600 ब्याज मिल रहा है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 200 आ गई। तो वो बोल रहा है ऋण का कुल कितना था, तो 100% की कीमत कितनी आ जाएगी, 20,000, ये है। ठीक है, मतलब लिटरली पिछला वाला जो क्वेश्चन था ना वो बड़ा टफ था, ऐसे क्वेश्चन दे देता है एसएससी कई बार, तो सीजीएल में नींद वगैरह लग जाती मुझे लगता है। एक थैले में 2:3:5 के अनुपात में इतने इतने सिक्के हैं, राशि 550 रुपये है, 50 पैसे के सिक्के और 20 पैसे के सिक्कों की धनराशि का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, देखिए सर 2:3:5 के अनुपात में है, ये 50 पैसे हैं, ये 25 पैसे हैं और ये 20 पैसे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक बात बताइए, यदि मैं इनको ही मान लूँ कि ये ओरिजिनल रेशो, मतलब ये ओरिजिनली क्वांटिटी के इतने इतने सिक्के हैं, तो यहाँ टोटल ये 1 रुपये बनेगा, 50 पैसे के 2 सिक्के तो 1 रुपये बनेगा, 25 पैसे के 3 सिक्के तो कितना बनेगा, 0.75 रुपये बनेगा। अच्छा, 20 पैसे के 5 सिक्के तो मतलब 100 पैसे, मतलब 1 रुपये बनेगा। तो उसने पूछा क्या था, 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्के का अंतर, 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्के के रुपये का अंतर 1 माइनस 1 जीरो ही तो आएगा। ये तो यहीं से आ गया, ओरिजिनल सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, तो इसको ओरिजिनल सॉल्व भी नहीं करना, डायरेक्ट यहीं से आ गया। आगे चलें, जिसकी भुजाएं क्रमशः ये दी हुई है, तो ऐसे एक त्रिभुज का परिगत एक वृत्त है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए भैया,
सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान से देखें, 16, 30, 34 एक ट्रिपलेट है, मुझे ट्रिपलेट दिख रहा है ये, जिसमें 34 एक हाइपोटीनियस है। अब ध्यान से सुनना, एक राइट एंगल ट्राइंगल में बना रहा हूँ, इसमें 2 सर्कल बनेंगे। आप बोलेंगे 2 सर्कल कैसे? एक सर्कल तो इसकी आउटर इस तरीके से बनेगा जो इसको अंदर घेर लेगा, तो इस सर्कल का नाम होगा सरकम सर्कल। कौन सा सर्कल? सरकम सर्कल। और इस सरकम सर्कल की यदि रेडियस फाइंड करना है तो आप हाइपोटेन्यूस को आधा कर दो, वही हो जाएगी। और यदि मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर है यदि कोई सर्कल बनाऊं और उसकी रेडियस निकालना, तो उसको हम बोलते हैं इन रेडियस, अंत त्रिज्या, इन रेडियस, ठीक है। और परित्रिज्या इसको बोलते हैं, बाहर वाली, ठीक है। तो इसको यदि निकालना है तो ये बोलता है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूस अपॉन में 2 करो, ऐसे निकलेगी। तो यहाँ पर उसने हमको बोला है त्रिभुज ABC परिगत एक वृत्त है, मतलब ये बाहर वाली बात चल रही है। तो आपको सरकम रेडियस निकालना है, तो वो क्या होगी सर? हाइपोटेन्यूस का हाफ होगी। और हाइपोटेन्यूस कितना दिया? वो 34। इतना टफ क्वेश्चन मैंने नहीं देखा। तो 17 इसका आंसर आएगा, 17 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखें। 12 पुरुष और 16 लड़के कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। 12 पुरुष प्लस 16 लड़के, लड़के मतलब लड़ाई करके नहीं, 5 दिन में कर सकते हैं। जबकि उसी काम को 13 पुरुष प्लस 24 लड़के कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 4 दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे, 12 5 जा 60p प्लस 16 5 जा 80l इक्वल टू 13 4 जा 52p प्लस 24 24 4 जा 96l। चलो ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 16l, और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 8p। अच्छा यहाँ पर एफिशिएंसी निकालें p और l की, तो कितनी हो जाएगी? 2:1 हो जाएगी। अच्छा तो टोटल वर्क कितना है सर? टोटल वर्क कितना है? तो टोटल वर्क निकाल सकते हैं। अब इस तरीके के क्वेश्चन मैं बहुत करा चुका हूँ, पहले भी पिछले सेट में भी आए हुए हैं। तो सर टोटल वर्क है, कोई भी निकाल सकते हैं, इससे निकाल लो। 12 इंटू पी की जगह 2 प्लस 16 इंटू एल की जगह 1, और टोटल कितने दिन में कर रहे थे ये काम? 5 दिन में। तो 12 2 24, 16 मुझे 16 और 24 कितना हो जाएगा? 40, 45 जा 200। तो टोटल काम ये हो गया। किससे कराना ये टोटल काम? जल्दी बोलो। तो आप बोलेंगे सर ये काम कराना 29 पुरुष और 22 लड़के से। तो 29 पुरुष तो सर 58, और 22 लड़के, पुरुष मतलब पुरुष की एफिशिएंसी 2 है, 22 लड़के मतलब 1 है। तो 22 एकम 22, 29 दूनी 58, 58 और 22 कितना हो जाएगा? 80। तो ये 2.5 बार में पूरा कट जाएगा, 2.5, ठीक है। ये कैलकुलेशन प्रैक्टिस से आता भाई, ठीक है। ऊपर से कोई नहीं आता सीख कर। ये क्या क्वेश्चन है? 277 और 323 का मल्टीप्लिकेशन, गुणनफल ज्ञात करें। मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं। अच्छा यूनिट रेट तो काम करेगी नहीं, तो यहाँ पर मैं आपको 2 तरीके बता देता हूँ, हो सकता है कि ये डिजिटल सम से सॉल्व हो जाए। देख लेते हैं अपन। 277 मल्टीप्लाई, या तो ये आपका कैलकुलेशन चेक करना चाह रहा है। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको हमको कुछ इस तरीके से बनाना है, ये दिख रहा है मेरे को वैसा बनते हुए। आपको क्या करना है? 300 प्लस 23, तो 323 को मैं लिख सकता हूँ, और आगे लिख सकता हूँ 300 माइनस 23। बन गया, ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, देखो ये लिखा मैंने। तो ये a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 529, और ये हो जाएगा कितना? 90,000। 90,000 में 529 जाएगा तो ये 89,471 आ जाएगा, यही आंसर। ये तो हो गया पहला तरीका। अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं कि ये क्वेश्चन डिजिटल सम से काम कर रहा है या नहीं। डिजिटल सम क्या होता है? डिजिट्स को जोड़ देना, वही डिजिटल सम होता है। चलो तो डिजिटल सम देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। यहाँ बोला है 277 और 323, देखते हैं। 277 इंटू में 323, इसका डिजिटल सम कितना है? 3 + 2, 5 + 3 8। इसका डिजिटल सम कितना है? 7 7 14, 14 और 2 16। 16 का मतलब होता है 6 + 1 7, 7 8 जा 56, 56 का मतलब क्या होता है? 11, 11 का मतलब क्या होता है? 2। तो डिजिटल सम 2 आ रहा है। 2 देखो किस किस का डिजिटल सम है। 7 + 1 8, 8 + 4 12, तो 12 और 8 20, 20 और 8 28, तो इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है। तो ये आंसर नहीं होगा। इसका देखो डिजिटल सम कितना आ रहा है? 7 8 9 कट जाएगा 3, इसका 3 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। इसका चेक करो, 9, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, 3 आ रहा है इसका भी, ये भी नहीं होगा। इसका चेक कर लो, यदि इसका 2 आ रहा है, इसका ही आएगा 2, ये नहीं आ रहा है।
7, 8, 4, 12 और एक 13, 13 और 7 20, इसका डिजिटल सम 2 आ रहा है, 20 मतलब 2। तो यही आंसर है आपका। ठीक है, तो ये आपको डिजिटल सम से करना था। यहाँ पर आपको डिजिटल सम काम कर रहा है, देखो भाई, तो डिजिटल सम से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ अपनी क्लासेस में। यदि x प्लस 1/x -6 है तो x क्यूब 5 माइनस ये निकालिए। भैया इसका फॉर्मूला अपन ने कल भी पढ़ा था, याद करो, लास्ट वाली क्लास में मैंने सेट कंप्लीट कराए थे। तो इसका फॉर्मूला होता है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, निकालें और उसमें मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का, और फिर इन दोनों के मल्टीप्लाई में से माइनस कर दें x प्लस 1/x, ये प्लस का है। ठीक है, चलिए तो निकाल लेते हैं। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, ऐसा सुंदर सुशील क्वेश्चन मैंने देखा नहीं। एक्स क्यूब कैसे निकालता है, तो ये होता है k क्यूब माइनस 3k। ये कैसे निकलता है, k स्क्वायर माइनस 2, और ये यदि मैंने k माना तब। ठीक है, तो यदि ये k की जगह -6 लिखा हुआ है तो बस सॉल्व करो, तो -6 की पावर कितना हो जाएगा 3, माइनस प्लस कर दें 3 6 18 हो जाएगा। पहला तो ये हो गया, दूसरा मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2, और फिर माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस की बन जाएगा 6। चलिए तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, 36 में 2 गया तो कितना हो जाएगा 34, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 6 6 36 6 216, 216 में से जाएगा तो ये आ जाएगा 190, 216 में से 18 जाएगा तो 198 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं ये सॉल्व करना तो मुझे कठिन लग रहा है, और यूनिट डिजिट भी काम नहीं कर रही है। 8 4 से 32, 2 और 8 4 से 32 होता है, 2 आएगा माइनस का 2 और प्लस 6 चल रहा है यहाँ, 2 और 6 जाएगा तो 6 ही आंसर आएगा यूनिट डिजिट में। तो सर ये दो आंसर तो नहीं हो रहा है, इन दोनों में से हो सकते हैं, लेकिन हम इसको डिजिटल सम से देखते हैं। देखिए डिजिटल सम यहाँ पर तो ये 6 ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा 4 + 3 7, इंटू में ये कितना हो जाएगा 8 + 1 9 और 9 तो ये 9 हो जाएगा, 9 7 कितना होता है 63, तो 63 का मतलब क्या होगा 9, और ये प्लस क्या चल रहा है 6। अच्छा ये माइनस का चल रहा है, तो ये कितना बनेगा 3 बनेगा डिजिटल सम। अच्छा यहाँ देखो क्या इसका, अब देखो ये दो तो कट ही गए ना, इसको चेक ही नहीं करना है। इनका देखो क्या बन रहा है 7 3 21 तो 3 6 3 9, इसका बन रहा है -9, इसका क्या बन रहा है देखो 6 7 7 और तो 9 6 2 नहीं 12 और ये 3 बन रहा है, यही 3 तो यहाँ भी बन रहा था और यही 3 यहाँ बन रहा है, तो यही आंसर है हमारा। तो देखो यहाँ पर भी डिजिटल सम काम कर गया, यहाँ पर भी डिजिटल सम काम कर गया आपका। ठीक है, अंकों का योग काम कर गया। चलिए आगे देखें, यदि किसी धन, ठीक है धन के बारे में बात चल रही है तो ध्यान से सुनना, यदि किसी धन नहीं है घन है, वो घन के एक पृष्ठ का परिमाप, घन क्या होता है भैया ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, घन बनाया जा रहा है, दिस इज कॉल्ड घन, जो आपके सिर पर पढ़ाई नहीं करने पर दिया जाता है। ठीक है, ये घन होता है। ठीक है, घन वो घन दूसरा होता है, इसका एक पृष्ठ का परिमाप, मतलब एक भी कोई भी फेस ले लो, उसका जो परिमाप है वो 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है। और भैया घन का जो परिमाप होता है वो 4a होता है, यदि मैंने इसकी साइड a मान ली ना तो वो 4a होता है, और उसकी वैल्यू दी हुई है 40, तो यहाँ से साइड a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। और घन का परिमाप क्या होता है, घन का आयतन कितना होता है वॉल्यूम a क्यूब, तो 10 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा ये 1000, तो 1000 इसका आंसर है। आई होप आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, सार्थक मोहन एक समारोह के लिए कमरे को सजाने का काम सौंपा गया। सार्थक पूरे कमरे को 12 दिन में कंप्लीट करता है, सार्थक 12 दिन में करता है, जबकि मोहन 15 दिन में करता है। एक साथ कार्य करवाना भैया, एक साथ कार्य करवाना कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने आपको इस तरीके क्वेश्चन डायरेक्ट करना बताया, इस तरीके से सॉल्व करेंगे आप। 12 + 15 ये डायरेक्ट शॉर्टकट बताया। ऊपर वाले को जब तक नहीं काटें जब तक कि नीचे वाला जुड़ नहीं जाए, हो सकता बाद में कट जाए, तो ये कितना हो जाएगा 27, 3 9 = 27, 3 4 = 12, 3 3 = 9, 3 5 = 15, 20/3, और 20/3 का मतलब होता है 6.6666 चलता जाएगा 6.67 अप्रॉक्स लिखते हैं, ये आंसर, क्योंकि उसने बोला है दशमलव तक। कितना इजी क्वेश्चन था, और ये तरीका मैंने हमेशा आपको बताया, पिछले सेट्स देख कर आओ भाई, पूरे सेट कवर कर लो, यदि पूरे सेट कवर कर लोगे तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होने वाला है आपका। 39 सेट्स कम नहीं होते हैं, 39 सेट हैं, और टोटल हर सेट में 25 क्वेश्चन है, मतलब टोटल कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन जरा देखना, 25 दिया 750, 25 90 225, तो
तो आपके 25 90 225, तो 5 यहाँ आ गया, 22 यहाँ, 25 या 75 या 87, 875 क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं। 875 क्वेश्चंस कम नहीं होते हैं, ठीक है, कम नहीं होते हैं, बहुत क्वेश्चन हो जाते हैं। चलिए देखें, सिपाही राम चोर सोमेश को 225 मीटर से पीछा करता है, ठीक, पीछे है मतलब 1 मिनट में राम 50 मीटर और श्याम 30 मीटर दौड़ता है, ठीक है। ये इनकी स्पीड दी हुई है 50 मीटर प्रति मिनट, मिनट में दी हुई है, और ये दी हुई है 30 मीटर प्रति मिनट। इतना पीछा करवाना है भैया। मैंने बोला था जब ये दोनों पीछा करेंगे तो इनकी स्पीड, रिलेटिव स्पीड यहाँ पर काम करेगी जब दो लोग दौड़ते हैं तो, और दोनों एक ही दिशा में दौड़ेंगे ना, पकड़ना है तो अपोजिट दिशा में तो भागेंगे नहीं। तो सर यहाँ पर इनकी स्पीड माइनस हो जाएगी, तो कितनी स्पीड आ जाएगी, तो आप बोलेंगे सर इनकी स्पीड आ जाएगी 20 मीटर प्रति मिनट आ जाएगी। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा, यहाँ पर कितना कंप्लीट करवाना है, 225 मीटर, किस स्पीड से, 20 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से। तो आंसर देखो मिनट में ही आएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा। ये काटेंगे या अभी मत काटो। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 5 4 × 20, 5 4 × 20, 5 5 × 25, तो ये आ जाएगा 45 अपॉन में 4 मिनट। इसको यदि मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो वो आ जाएगा 11 4 × 44, 11 1/4 मिनट। मतलब 11 1/4 मिनट का मतलब सर एक ही तो आंसर मिल रहा है, 11 मिनट तो पूरे हो जाएंगे, और ये जो 1/4 मिनट है इसको यदि मैं सेकंड में ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 15 सेकंड हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? 11 मिनट 15 सेकंड इसका आंसर है, और या फिर यहीं से लगा सकते थे, ज़्यादा जाना नहीं था आगे, ठीक है। चलिए देखें, cos a + b = cos a cos b - sin a sin b। ये तो एक आइडेंटिटी लिखी हुई है भैया, ठीक है, के उपयोग से, ठीक है, cos 75 का मान ज्ञात करें। यार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना एक बात समझ लो, ध्यान से देख लो। sin 75 बराबर होता है cos 15 डिग्री के, और इनकी जो वैल्यू होती है वो होती है √3 + 1/2 √2। गांठ बांध के इसको याद कर लो। दूसरा, sin 15 डिग्री इक्वल टू होता है cos 75 डिग्री, मतलब इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, और वो वैल्यू होती है √3 - 1/2 √2, ये होती है वैल्यू। तो सर उस हिसाब से cos 75 की वैल्यू डायरेक्ट आगे √3 - 1/2 √2 आ गई ना। तो आप बोलेंगे सर इसका आंसर तो यही होना था, √3 - 1/2 √2, ठीक है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ जब ऐसा आ नहीं रहा है, उसमें नीचे क्या आ रहा है, देखो 4 आ रहा है सब में, नीचे 4, मतलब यहाँ पर रूट हटाना है, तो √2 का मल्टीप्लाई नीचे भी कर दो, ऊपर भी कर दो। रूट हटाना है तो रूट को रूट ही काट सकता है, जैसे लोहे को लोहा काटता है वैसे रूट को रूट काटता है। तो √2 × √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 2 जा नीचे आ गया 4, और ऊपर क्या हो जाएगा, √2 × √3 कितना हो जाएगा, √6, और माइनस में √2। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये तो आ गया भैया अपना, ये इससे याद से कि आपको वैल्यू याद है। पर मान लो खुदा ना खास्ता किसी को इसकी वैल्यू याद नहीं है, तब क्या होगा? तो मैं ये बोलता हूँ आपको इस फॉर्मूले को यूज़ करके निकालना है ना, तो आपको क्या करना है, वो बोल रहा है ये फॉर्मूले का यूज़ करो, मतलब cos a + b के फॉर्म में इसको रखो। तो सर मैं बोलता हूँ यहाँ पर मेरे पास दिया है cos 75, तो इसको मैं ऐसा किस में तोड़ सकता हूँ जो वैल्यू मेरे को याद हो। तो आपके अंदर से चीख मार के आवाज़ आ रही होगी कि सर इसको मैं लिख सकता हूँ cos क्या लिख सकते हैं आप, 30 डिग्री + 45 डिग्री। तो इसमें फॉर्मूला क्या बोल रहा है, cos a मतलब 30 इंटू cos b मतलब 45, माइनस में sin a मतलब sin 30, और इंटू में sin 45। क्या समझ में आ गई बात? अच्छा, cos 30 कितना होता है, तो cos 30 होता है, आप बोलेंगे √3/2। cos 45 कितना होता है, 1/√2, माइनस sin 30 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 1/2। sin 45 कितना होता है, तो ये 1/√2 ही होता है। अच्छा, 1/√2 है, यदि मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, √3 - 1/2। लेकिन हमको ये रूट हटाना है, तो ऊपर नीचे में रूट का मल्टीप्लाई करूँगा, मैंने अभी बताया था। तो ऊपर क्या आ जाएगा, √6 - √2, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 4। तो ये आंसर है अपना। तो ये फॉर्मूले से थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, उसके लिए इतनी सारी वैल्यू याद होना चाहिए, तो इसलिए ये वैल्यू याद कर लें, यदि भविष्य में आती है तो आपके काम आ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखें अब अगला। ये समझिए भैया, ये समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अलजेब्रा में मैं ये कंसेप्ट बताता हूँ, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, आपके बहुत काम आने वाला है ये, ठीक है। चलिए
ध्यान से देखिएगा, घूर कर इसको देखिएगा। मैं यहां पर ये बोल रहा हूं कि ए, एक फॉर्मूला बता रहा हूं, देखना ए किस फॉर्म में बताऊं आपको मैं, हाँ देखो, ए कॉसेक थीटा प्लस बी कॉट थीटा यदि दिया हुआ है पी, और दूसरा ए कॉट थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा दिया हुआ है, मतलब यहाँ चेंज हो गया, देख रहे हैं ना आप, कॉट इधर हो गया, कॉस उधर हो गया, ए भी वही है, और यहाँ पर ये क्यू दिया हुआ है। यहाँ पर यदि मैं इसको स्क्वायर करके इसमें से माइनस कर दूँ तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर जो आएगा ना, वो वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से क्या आ जाएगी, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो वो आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डायरेक्ट ये आ जाएगी। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये पहले कॉसेक वाला आएगा, देखना कॉसेक के साथ में जो दिया हुआ है ना, उसके स्क्वायर में से कॉट के साथ जो दिया है उसका स्क्वायर माइनस हो जाएगा। कब? जब ये कॉसेक पहले हो, कॉट बाद में हो। तो यहाँ पर देखो, कॉसेक पहले वाला कौन सा है, कॉसेक वाला कोई सा भी देख लो, मान लो मैंने ये देख लिया, कॉसेक वाला ये है, आपको निकालने का क्या बोल रहा है, पी स्क्वायर ना, मतलब ये वाला दे रहा है, तो आपको देखना पी स्क्वायर कौन सा वाला, ये वाला, तो इसमें कॉसेक के साथ क्या है, बी, और फिर कॉट के साथ क्या है, ए। तो यदि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर निकालना है तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। वन का स्क्वायर मतलब पहली वाली इक्वेशन का स्क्वायर करके दूसरी वाली स्क्वायर का स्क्वायर करके माइनस करेंगे तो आंसर यही आएगा। मैं इसका डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, बस आपको इसको अच्छे से लिख लेना है अपनी कॉपी में, ये बहुत काम आने वाला है। तो सर यहाँ से अगर मैं देखूँ तो कॉसेक के साथ में क्या कॉफिशिएंट है, ए। यहाँ पर देखो पी स्क्वायर मतलब इसका, तो कॉसेक के साथ में क्या कॉफिशिएंट है, बी, तो बी का स्क्वायर। अच्छा, कॉट के साथ क्या कॉफिशिएंट है यहाँ पर, ए, तो माइनस में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो देखो उस हिसाब से ये वाला आंसर सही। क्या बात समझ में आ गई? चलिए, नहीं समझ में आई तो एक बार और देखें इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता की सूची में शामिल हुए कुल लोगों में से 90% लोगों ने एक चुनाव के दौरान में मत डाले। ठीक है सर, देखें मैं मान लेता हूँ कि 100 लोग थे कुल, उसमें से 90% ने वोट डाले, सिर्फ 90% ने डाले, 10% की नींद लग गई, भैया सुबह जाना नहीं या आलस आ गया उनको। डाले गए मतों में से मतलब ये 15% अवैध घोषित हो गए। अच्छा, 15% यदि अवैध घोषित हो गए इसके, तो वैध कितने हैं? तो आप बोलेंगे सर 85% वैध है या नहीं है? 85% किसका? 90 का। तो आपके मन में से आवाज़ आ रही होगी सर, ध्यान से सुनिएगा, कि सर 90 का 85%। अच्छा, 85% को मैं ऐसा लिखता हूँ ना, 85 बटे में 100% हटाकर, तो इसको मैं 17/20 भी लिख सकता हूँ शॉर्ट में, ठीक है ना। तो मैं बोलता हूँ कि 90 का 17/20 मतलब 85%। क्या है सर 85% क्या है? तो आप बोलेंगे वैध है। लेकिन उसने क्या बोला कि जीता ने वैध मतों के 60% मत प्राप्त किए। भैया जो जीता है ना, उसने वैध मतों के 60% मत प्राप्त किए। एक बात बताना, ये है वैध मत, ये थे वैलिड, तो ये वैलिड निकालिए, उसके 60% का मतलब अगेन क्या होता है? तो इसको भी मैं सॉल्व करूंगा ना, तो ये आ जाएगा 3/5। क्या बात समझ में आ रही? तो सर इसका 60% मतलब 3/5 जो मत हैं वो प्राप्त किए किसने? जीतने वाले ने। और यदि जीता ने इतने वैध मत प्राप्त किए और बोल रहा है यह जो कीमत है वो दी हुई है 91,800, तो आपको क्या बोल रहा है? मतदाता सूची में कुल कितने लोग शामिल थे, मतलब 100 की कीमत निकालना है। तो भैया यहाँ से देखो, मैंने क्वेश्चन को बहुत साधारण सिंपल सुशील बना दिया है। और वो क्या बना दिया है कि सर यहाँ से यदि मैं ये 0 से ये 0 काट देता हूँ, कोई दिक्कत है? 9 से काट दो, 9 1 ज़ा 9, 0, 9 2 ज़ा 18, 0। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा, ये 5 2 ज़ा 10, तो ये 100 चले आएगा इधर, तो 2 0 बढ़ा दो। 17 3 ज़ा 51, तो 51 2 ज़ा हो जाएगा। लेकिन ये 1 की कीमत आ गई, हमको 100 की निकालना, 2 0 और बढ़ा दो, तो 2 लाख इसका आंसर आ जाएगा, 2 लाख इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें बेटा सभी लोग। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को भाई लोग। 16 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी इतनी है, तो उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। अब ध्यान से सुनिएगा, दो लोग होते हैं, एक अनुस्पर्श रेखा होती है, ध्यान से सुनिएगा, एक अनुस्पर्श रेखा होती है और दूसरी अनुप्रस्थ रेखा होती है। दोनों के बारे में मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक सर्कल है ये, एक सर्कल है ये, ठीक है, यहां पर ये दोनों मिल रहे हैं, ये इनका मिलन हो रहा है, ठीक है। इनके बीच की दूरी d है, कितनी है? d है, ठीक है। और इनके बीच की दूरी d है, यहां पर ये रेडियस है दोनों की, ठीक है। यहां पर ये मिल रही है एक टेंजेंट जो दोनों को मिल रही है, इसका नाम है टेंजेंट, ये है t टेंजेंट, ठीक है।
अच्छा दूसरी चीज़ ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है, बहुत बड़ा कंसेप्ट सिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ मान लो R1 है और ये मान लेते हैं R2, ये R1 है, ये R2। तो ये जो टेंजेंट होगी ना इस तरीके से जो दिखेगी, इसका नाम क्या होता है, इसको हम बोलते हैं DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। लिख लें सभी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, जो ये लिखा हुआ है। तो इसको निकालने का जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो आपको ये इसका जो फॉर्मूला होता है आपको क्या करना है, अंडर रूट करना है, अंडर रूट में डी स्क्वायर करना है, और डी स्क्वायर में से माइनस कर देना आपको दोनों रेडियस के अंतर को, के स्क्वायर के अंतर को। यही आपका ये डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व होगा, ठीक है। एक और बता देता हूँ, वो आया नहीं है लेकिन इन फ्यूचर अगर आ गया तो आप लोग उसको अच्छे से कर पाएंगे। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कंसेप्ट यहीं दिख रहा है, सोच रहा हूँ कि यहाँ बता दिया जाए आपको। बेटा अगेन ये भी डी है, ठीक है, ये मान लो वही R1 है, और ये मान लो, ये मत मानो, नीचे मानो R, रेडियस यहाँ भी मान सकता हूँ, ये R2 है, और यहाँ पर एक ये भी तो टेंजेंट कनेक्ट कर सकती है ना, ऐसी ऐसी ऐसी। तो ये जो टेंजेंट होगी ना, इसको हम बोलते हैं उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखा। यहाँ पर अनुस्पर्श थी, ये अनुप्रस्थ है, जिसको हम ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, सेम फॉर्मूला होता है, सेम डी स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर ये माइनस भी होता है, लेकिन यहाँ पर ये माइनस की जगह प्लस आ जाता है, बस सिर्फ ये माइनस की जगह प्लस आ जाता है, बस बाकी पूरा सेम होता है। समझ में आ गई बात। चलिए तो हमारा जो आंसर है, हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, अनुस्पर्श रेखा मतलब DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है सर, अंडर रूट के अंदर क्या करेंगे, डी स्क्वायर। डी स्क्वायर मतलब दोनों के बीच की दूरी कितनी, 26, तो 26 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2, दोनों का अंतर का स्क्वायर, तो वो 8 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दोनों को जोड़ा तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे दोनों को जोड़ा तो सर हो जाएगा 34, इंटू में दोनों को घटाए तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 18, और इसका रूट। क्या बात समझ में आ गई। चलिए अच्छा, इसमें से 17 तो है यहाँ पर, ये 2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 9 जा, तो यहाँ से 2 तो बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा 17, ये 9 भी बाहर आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है, ये वाला आंसर क्यों दे रहा है, तो अंदर अच्छा 79 था, इनने 9 को नहीं निकाला भैया, सिर्फ 2 को जोड़े बनाकर निकाला, 9 निकल जाएगा लेकिन निकाला नहीं इसने, तो ये 153 आ जाएगा। देखो ऐसे भी कंफ्यूज करता है, हालांकि इसका सही आंसर बताऊँ क्या आना था सर, 17 है अंदर, अंडर 2 भी है, दो है, एक 9 है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि रूट से बाहर निकलने के लिए जोड़ों को बाहर आना पड़ता है, तो सर इसका एक जोड़ा बनकर 2 बाहर आ जाएगा, ये 9 3 बन के बाहर आ जाएगा, तो अंदर कितना बचा 17, तो कितना हो जाएगा 6√17 इसका आंसर होना था, लेकिन आंसर 2√53 है। तो जो एग्जाम में दिखेगा ऑप्शन में हम उसको करेंगे, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, अपने अकॉर्डिंग नहीं चलना है। क्या बात समझ में आ गई, आई होप सभी को ये बात साफ हो गई होगी। अगला क्वेश्चन देखें, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं 132 से विभाज्य है। यहाँ पर जो दी हुई संख्या है उसमें से 132 से कौन कौन विभाज्य है, मतलब पूरी कट रही है। सर 132 का मतलब होता क्या है, सबसे पहले तो ये देखो, तो सर ये होता है 4 3 12 इंटू 3, अच्छा मतलब 4 इंटू 3 इंटू 11, मतलब इसके अंदर 4 3 और 11 बैठा हुआ है, मतलब इनका जो आंसर है वो 4 का मल्टीपल तो होना ही चाहिए। तो सर ये इसकी लास्ट 2 डिजिट 4 का मल्टीपल दिख नहीं रहे, तो ये तो होगा नहीं, ये भी 4 का मल्टीपल, ये भी होगा नहीं, अच्छा ये भी 4 का मल्टीपल, ये भी नहीं होगा, 4 बन जाने, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, 4 ये भी नहीं होगा, तो भैया इतने ऑप्शन तो कट गए, बचे कितने 1 2 3 4। अब इनको चेक कर लेते हैं, 3 से भी होना चाहिए, 3 से देख लो कौन कौन से हो रहे हैं, 3 से ये हो रहा है, ये भी हो रहा है, 3 से ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ठीक है जाने दो। 11 से देखो, 11 1 11 11 8 88 बिल्कुल कट रहा है, 1 11 1 11 5 बिल्कुल कट रहा है, ये भी 2 11 11 88 4 11 4 बिल्कुल कट रहा है ये भी, और ये 11 6 60 ये भी कट रहा है, तो 4 टोटल कट रहे हैं, तो ये 4 आंसर ये वाला होगा। वहाँ ऐसा नहीं करना सबको डिवाइड करके कैरी रिमाइंडर बचाएंगे, इस तरीके से करना है। और मैंने विभाजिता के नियम पढ़ा दिए पूरे, आप वीडियो देख कर आए, पूरी प्लेलिस्ट में दी हुई है सिंप्लीफिकेशन में, 2 का रूल, 4 का रूल, 6 का रूल, 8 का रूल, 16 का रूल, 32 का रूल, 3 का रूल, 9 का रूल, ये सब मैंने बताए हैं, 7 का रूल, 11 का रूल, 13 का रूल, 10 का रूल, 100 का रूल, ये सभी रूल मैंने बताए हैं। 25 का रूल क्या होता है ये पूरे मैंने पढ़ा कर आए, यदि आपको विभाजिता के नियम पढ़ना है तो ये जाकर पढ़ के आए, क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ है पहले, यूट्यूब पर डली हुई है वीडियो, आप जाकर देख सकते हैं, विभाजिता के नियम नाम से एक वीडियो दी हुई है, आप नीचे प्लेलिस्ट में जाकर देखना, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखें, 45 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य वाले चावल एक किस्म के साथ निश्चित मूल्य वाले चावल के साथ मिलाए जाते हैं, ठीक है सर। तो मैंने बोला सर 43 रुपीज़ पर केजी के चावल हैं,
उसको एक और चावल में मान लो x रुपये पर केजी के साथ मिलाया गया, तो उनका अनुपात 3:2 है, 3:2 अनुपात में मिला है, ये 3 है तो ये 2 अनुपात में। यदि इस प्रकार मिलाए मिश्रण का जो रेट है वो 50 रुपये प्रति किलो, टोटल जो है ना वो रेट बन रहा है 50 रुपीज़ पर केजी, 50 रुपये पर केजी बन रहा है। तो सर देखो बेसिक तरीका भी इसका पता है, लेकिन इसको मैं वेटेड एवरेज से भी कर सकता हूँ, वेटेड एवरेज से कर सकता हूँ। कैसे सर, 50 रुपये प्रति किलो था, तो मैंने मान लिया कि ये एक्स भी 50 रुपये प्रति किलो ही होगा। एक्स भी मैंने मान लिया कितना, शॉर्ट तरीका पहले बता रहा हूँ, फिर आपको लॉन्ग बता दूंगा, इसको मिक्सर एंड एलिगेशन से बता दूंगा कि मैंने मान लिया सर एक्स 50 रुपये प्रति किलो है, पर ये यहाँ से चिल्लाकर बोल रहा है कि भैया देखो ये 50 कब होता, जब ये भी 50 होता, ये भी 50 होता। तो सर ये तो हमने मान लिया 50 है, लेकिन ये 50 जब नहीं है तो ये कितना कम है, 5 कम है। तो सर ये 5 कम है कितने लोगों का, 3 लोगों का, देखो 3 लोगों का, तो ये 15 कम है। और हमको इसको कम है तो हम इसको बढ़ाएंगे ना, बढ़ाएंगे, लेकिन ये एवरेज के फॉर्म में तो कितने में बांटेगा, ये कद्दू कट कर 2 में, तो कितना हो जाएगा 50 + 7.5 हो जाएगा। तो 50 + 7.5 हो जाएगा, और 50 में 7.5 जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 57.5 हो जाएगा। तो 57.5 किलोग्राम इसका आंसर, रुपीज़ इसका आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपका ये वाला तरीका। अब इसका एक और दूसरा तरीका बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मिक्सर एंड एलिगेशन में ये बोलता है कि 45 रुपये किलो का चावल था, मैंने मान लो कुछ रुपये किलो के चावल के साथ मिलाया तो ये 50 का बन गया, ठीक है। और इससे यहाँ पर जो रेशो आ रहा है ना वो कितना आ रहा है, 3:2 आ रहा है, ठीक है। अच्छा 3:2 तो आ गया सर, ठीक है, यहाँ तक की बात। यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 5। अच्छा सर यहाँ पर इसमें से इसको घटाकर 5 आ रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इसका आधा है ना, मतलब इसका 2 गुना ये आ रहा है ना, तो यहाँ पर इसका भी 2 गुना, ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अच्छा ये नहीं, एक सेकेंड, 2 गुना नहीं 2.5 गुना आ रहा है, देखो 2.5 गुना, तो इसका भी 2.5 गुना कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ये 7.5 हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा ये छोटा था इससे, ये छोटा था, तो पक्का ये बड़ा होगा, क्योंकि एलिगेशन में इन दोनों के बीच में ये आता है, एक से छोटा एक से बड़ा होता है ये वाला, तो सर यहाँ पर ये बड़ा होना चाहिए, तो 7.5 बड़ा होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 57.5 हो जाएगा। ये ओरली हो गया, क्या बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। प्रतिमा दीक्षा एक टाइपिंग कार्य को 10 घंटे में और 15 घंटे में अलग अलग करके पूरा कर सकते हैं। 4 घंटे तक टाइप करने के बाद किसने टाइप किया, प्रतिमा ने, काम छोड़ दिया। यार मैं इसको यूनिटरी मेथड से करता हूँ, और मुझे लगता है कि यूनिटरी मेथड ना, यदि आपका माइंड में क्लियरिटी है क्वेश्चंस को लेकर, तो आप यूनिटरी मेथड में मज़ा आने वाला है। यदि मैंने काम को 1 मान लिया, तो सर इनकी जो एफिशिएंसी होती है, वो इनकी जो क्षमता होती है ना, वो हमेशा इनकी उल्टी हो जाती है। 10 दिन में काम तो 1/10 क्षमता, 15 दिन में काम तो 1/15 क्षमता, ठीक है। तो देखो 4 घंटे काम किसने काम किया, प्रतिमा ने, तो प्रतिमा का जो क्षमता थी वो कितनी थी, ये 10 वाली, तो कितनी क्षमता थी सर, ये 1/10। तो 1/10 की स्पीड से अगर उसने काम करा तो 4/10 काम कर दिया, लेकिन उसने टोटल काम कितना था, 1, तो 1 में से 4/10 काम कर दिया, तो कितना बचा सर, 6/10 काम बचा। अब इसको किससे कराना है, तो आप बोलेंगे दीक्षा से। दीक्षा की एफिशिएंसी कितनी है, 1/15, बस हो गया सॉल्व। 5 2 10, 5 3 15, 2 3 6, और ये 3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9, ये आ गया। बस माइंड में क्लियरिटी होना चाहिए, जिसके माइंड में क्लियरिटी नहीं है उसको मैं बेसिक से बता देता हूँ भाई साहब। इसको आप देखें, प्रतिमा है और दीक्षा है। प्रतिमा 10 घंटे में काम कर रही है, दीक्षा 15 घंटे में काम कर रही है। इनका एलसीएम लेकर 30 आ जाएगा, यहाँ से इसकी क्षमता 3 आ जाएगी और इसकी क्षमता 2 आ जाएगी। अच्छा किसने कितनी देर तक काम किया, 4 घंटे काम प्रतिमा ने किया। प्रतिमा ने 4 घंटे काम किया 3 की क्षमता से, तो कितना काम कर दिया सर, 12 काम कर दिया। तो 12 काम कर दिया, तो 30 में से यदि 12 काम कर दिया तो कितना काम बचा, तो आप बोलेंगे सर 18 काम बचा। अब 18 काम किससे कराना है, दीक्षा से। तो दीक्षा इस 18 काम को 2 की स्पीड से कितने दिन में कंप्लीट कर देगी, 9 दिन में कंप्लीट कर देगी। क्या बात समझ में आ गई, तो ये आपकी एलसीएम मेथड से हो गया। सभी को आ गई समझ में बात। चलिए अगला देखते हैं। दी गई तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें, ठीक है सर। यदि गणित में उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए गणित में कम से कम 60% अंक आवश्यक हैं, तो कितने छात्र गणित में उच्च शिक्षा रखने के लिए पात्र हैं। सर 60% अंक टोटल कितने हैं, 50 में से, तो 50 में से आपके 60% अंक कम से कम आना ही चाहिए। तो इसका 60% यदि मैं निकालूंगा, 60% और परसेंट हटाकर नीचे 100 निकालूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 30 नंबर आ जाएगा। तो 30 अंक या उससे ज़्यादा कितने के आ रहे हैं, 30 या उससे ज़्यादा गणित में कितनों के आ रहे हैं, तो सर 33 लोगों के आ रहे हैं। सरल ही क्वेश्चन था, तो 33 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से टफ क्वेश्चन था क्या, ये तो इजी लग रहा था मुझे।
ये कोई बड़ा भारी नहीं था क्वेश्चन। प्रतिमा ये भी नहीं था कोई इतना टफ, ये थोड़ा सा समझने लायक था, इसमें कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, ठीक है। ये वाला देखिए, ये भी थोड़ा सा अच्छा समझने लायक था, जिसकी प्रैक्टिस नहीं वो हो जाएगा गुमराह। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छा, ये वाला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, प्रैक्टिस करना था बस। ये तो बहुत रिपीट हो रहा है, ये तो आना चाहिए था आपको, ये भी आ जाना चाहिए था, कोई इतना खास क्वेश्चन नहीं था, ये भी कोई खास नहीं था, ये तो प्रैक्टिस करा चुका हूँ, ये भी कोई खास क्वेश्चन नहीं था। ये डिटेल्स हमसे कर लिया अपन ने, इसमें डिटेल्स हम सीखने की बात है भाई, है ना, डिटेल्स हम आपको आना चाहिए। ये क्वेश्चन भी एज यूजुअल है, आते ही रहते हैं एग्जाम में। ये वाले मैंने आपको बताई दी, सरकम रेडियस और इन रेडियस कैसे निकालते हैं, ये इसके फॉर्मूले बता दिए, तो आप इनको पढ़ लें आगे। ये भी आई गया आपको, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को कन्फ्यूज़न होता है ये भी कैलकुलेटिव थोड़ा सा था, ज़्यादा नहीं था। ये था सबसे टफेस्ट क्वेश्चन यार, टफेस्ट है देखो, बोलने वाली बात है, वो तो मजाक में, लेकिन इतना इजी क्वेश्चन एसएससी को नहीं देना चाहिए। देखो ये कोई लेवल है कि 3000 की चीज़ 3200 में, और यदि भैया ये क्वेश्चन भी आपको नहीं आ रहा है, यदि कोई बच्चा ऐसा जो इसको देख रहा है और उसको ये क्वेश्चन भी नहीं आया, तो बेटा थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस, आपको बिल्कुल बेसिक पढ़ने की ज़रूरत है, बिल्कुल बेसिक पढ़ने की ज़रूरत है। कुछ मत करो, 6th क्लास से लेकर ना 10th क्लास तक की मैथ्स की बुक लगा लो बस, पहले 6th से शुरुआत करना, धीरे धीरे 10th तक जाना, पूरा हो जाएगा कन्फर्म, है ना। 3000 की चीज़ को 3200 में बेचा, तो यार इसको तो मेरे को लगता है वो दूध पीता बच्चा भी बता सकता है कि सर 200 रुपये का फ़ायदा हो रहा है ना। तो ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए, ऑफिसर बना रहे हो आप, 3000 की चीज़ को 3200 में बेच के पूछ रहे हो कितना प्रॉफिट हो रहा है ना। 24 क्वेश्चन दे रहे थे, 25 नहीं देते, पर इस तरीके का मजाक नहीं करना चाहिए, है ना। ये कहाँ जाएगा लेवल इतना ईजी क्वेश्चन देने में, ठीक है, एक लेवल का होना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए। चलिए देखें इधर 7th क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको बताया मैंने, ये थोड़ा समझने लायक था, इसमें भी क्वाड्रेंट समझा दिए मैंने आपको। ये इजी क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव था बस। ये भी ठीक क्वेश्चन था, अच्छे क्वेश्चन दिए थे। ये वाला तो वो कैलकुलेशन ही था और कुछ नहीं था इसमें, ये फॉर्मूला था पूरा, और ये भी हमने देख लिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा भाई लोग पूरा अच्छे से, ठीक है, पूरा अच्छे से आ गया होगा। यदि आ गया हो तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए और CGL बढ़िया तरीके से दीजिए, एग्ज़ाम निकालिए। और जो लोगों को लग रहा है कि सर वो 24 को टारगेट कर रहे हैं, तो भाई अभी से लग जाए, है ना। और ये मेरे जो 39 सेट की सीरीज़ करा रहा हूँ, इसको पूरा कंप्लीट कर लें, मज़ा आने वाला है आपको। यदि आप ये 39 सेट्स को बहुत अच्छे से लगा लेते हैं, तो आप 875 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 875 क्वेश्चन मतलब बहुत 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 ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है, एग्जाम को टारगेट करके, मतलब आप डायरेक्ट फील्ड में लड़ रहे हैं, ये एग्जाम के ही क्वेश्चन में करा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अगली क्लास में मिलते हैं अगले सेट के साथ, 17 तारीख का 4th शिफ्ट का, ठीक है। तो थैंक यू सो मच क्लासेस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।